और अपॉर्चुनिटी है कि जो भी एसएमईज़ हैं वो इंटरेक्ट करें, ना सिर्फ एक दूसरे से, लेकिन इंटरनेशनल भी जो लोग जिन लोगों ने यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए हैं मुख्तलिफ़ ममालिक से और उन्होंने यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हैं और बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटीरियल में जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मुतारफ़ कराई गई है और वहाँ के जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पे आके अपने हमारे मुल्क की अशिया को देखें और हमारे जो एसएमईज़ हैं वो जो मुख्तलिफ़ ममालिक से जो टेक्नोलॉजीज़ लेकर आए हैं, जो चीज़ें लेकर आए हैं वो उसको देखें, ताकि इससे एक तो ये भी फ़रोग़ मिले कि हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आगे बेहतर किस तरह चल सके, उसके साथ साथ हम लेटेस्ट उस टेक्नोलॉजी से अपने मुल्क के उन ताजरों को ज़्यादा इक्विप भी करें। ये एक नहायत ही अच्छी कोशिश है, ये नहायत ही बेहतरीन कोशिश है, क्योंकि हमें अभी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मुस्बत तब्दीलियाँ लेकर आनी हैं। वो मुस्बत तब्दीलियाँ सिर्फ़ चंद चीज़ों से नहीं होंगी, वो हमें अपने रवैयों में भी तब्दीली लेकर आनी है, हमें अपने तर्ज़ हुक्मरानी में भी तब्दीली लेकर आनी है और हमने कारोबारी अफराद को इस तरीके से सहूलियात देनी है कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो दिन ब दिन बेहतर होता रहे। हम चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में जितने भी ताजिर कम्युनिटी है उसको हम कॉन्फिडेंस के साथ साथ हुकूमत सहूलतें भी दे, इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि हमारे मुल्क में ना सिर्फ हमारा ताजर ज़्यादा कॉन्फिडेंस पैदा करें, लेकिन जो इंटरनेशनल भी इन्वेस्टर्स हैं, इंटरनेशनल भी जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो हमारे मुल्क का भी रुख करें। उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और हुकूमत सिंध हमेशा से ही इस तरह की चीज़ों को अप्रिशिएट करती है और अभी भी कुछ इस तरह के मंसूबे ज़ेर गौर हैं जिसमें हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए। रिसेंटली SIFC का भी जो है एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की जा रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में की तरफ राग़िब किया जाए। लेकिन हुकूमत सिंध ने भी जिस तरह कुछ प्रोजेक्ट्स में पहले कर चुके हैं, थर पार्कर के कोयले के लिए भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को हमने दावतें दी। रिसेंटली ही आपको पता होगा कि हमारे ब्रदर ममालिक चाइना से हाई पावर डेलीगेशन यहाँ पे आए और उन्होंने भी दिलचस्पी ज़ाहिर की हम मुख्तलिफ जो है सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करें और वो दौरे बड़े कामयाब गए हैं और उसके इंशाअल्लाह ताला मुस्बत नताइज भी बहुत जल्द पब्लिक के लिए, आवाम के लिए लाएंगे। इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी चाहिए कि हम मज़ीद हुकूमतें अपनी कोशिशों को और मज़ीद तेज़ करें और जिस तरह मैंने कहा कि हमें अपनी थोड़े बहुत चीज़ों को अब ठीक भी करना पड़ेगा। हमने रिवायती तरीके से जिस तरीके से हम 75 साल से चल रहे हैं उससे थोड़ा हट कर, मैं ये पॉजिटिविटी में बात कर रहा हूँ, थोड़ा हट के हमने इस तरह का इन्वायरमेंट अपने मुल्क में पैदा करें कि फॉरेनर यहाँ आए, फॉरेनर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने भी यहाँ पर आए, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए भी सिक्योर करने पाकिस्तान आए और उसको ये फील हो कि जिस तरह वो बाकी ममालिक में आज़ादी के साथ जो है वो बाकी चीज़ें कर सकता है, मतलब कि वहाँ पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वहाँ पे उनको सिक्योरिटी मिलती है, तो यहाँ पे हमारी हुकूमतें भी उनको सिक्योरिटी वो प्रोवाइड कर रही हैं। और अभी भी जितने भी डिफेंस एक्सपोज हुए बड़े कामयाबी के साथ हुए, पूरी आपने देखा कि दुनिया के सारे ममालिक के लोग यहाँ पर आए और एक सिक्योर माहौल में गए। इसी तरीके से अभी मुख्तलिफ चाइनीज़ इन्वेस्टर्स भी आए, वो भी एक सिक्योर माहौल में गए। लेकिन इसके साथ साथ हमने कहा कि हमें मज़ीद अब इस तरह प्रोग्रेसिव होकर जाना पड़ेगा कि हम मज़ीद प्रोग्रेसिव होकर फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये अपॉर्चुनिटीज़ दें कि वो पाकिस्तान में रहें भी सही, पाकिस्तान में अपने कारोबार भी करें और पाकिस्तान में रिहाइश पजीर भी हों। जिस तरह हुकूमत ने गैर मुल्कियों के लिए वीज़ा पॉलिसी को नरम किया है, इसी तरीके से हम समझते हैं कि हमें और मज़ीद भी स्पेशल कवानीन बनाने चाहिए
उन फॉरेनर्स के लिए कि वो स्पेशल कवानीन के ज़रिए फॉरेनर्स यहाँ पे अपना तर्ज ज़िंदगी जो है वो गुजारें और वो ज़्यादा महफूज तरीके से और बेहतर तरीके से गुजारें। और हमें इन्वेस्टमेंट को इस तरह इनकरेज भी करना है, जिस तरह ने बताया कि कोई 10 से ज़्यादा ममालिक हैं जिसके यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आए हुए हैं, हमें इनको भी इनकरेज करना है। और हमें इस तरह से कोशिश करनी है कि पूरी दुनिया में हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे मुल्क में हर किस्म की सीज़न है और हर चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम उन चीज़ों पे ज़्यादा गौर करें और ज़्यादा कोशिशें करें तो हम अपनी तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से इंटरनेशनल मार्केट की तरफ लेकर जा सकते हैं। हमें लोकली भी उसको प्रोमोट करना है और हमें ये पूरी हमें फोकस करना चाहिए कि हम अपनी तरसीलात को इंटरनेशनल मार्केट तक कैसे लेके जा सकते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में टैलेंट भी है, हमारे मुल्क में फैसिलिटीज़ भी हैं, हमारे मुल्क में नेचुरल माइंस एंड मिनरल्स भी हैं। हमें आगे जाके अपनी रिवायती चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे जाके प्रोग्रेसिव और मॉडरेट तरीके से हमें अपने कारोबार को बढ़ाना है, तर्ज काम को हमें अपने बेहतर करना है। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध जो है वो हमेशा इस चीज़ में अपना अहम किरदार अदा करती रही है और आइंदा भी हम इस तरह के तमाम एग्जीबिशन और इस तरह के तमाम चीज़ों को हम लोग वेलकम करते हैं। उनको मुकम्मल तौर पर हुकूमत सिंध की जानिब से इनको ताउन किया जाएगा और जहाँ जहाँ पे इनको हुकूमत की ज़िम्मेदारी की हुकूमत की ज़रूरत पड़ी तो मैं तमाम इन ऑर्गेनाइज़र्स को कहता हूँ कि ये आपकी हुकूमत है, ये समझें कि ये आप खुद हुकूमत में बैठे हुए हैं और जो फैसला आप समझते हैं कि आप मुल्क के लिए बेहतर कर सकते हैं, आपके कारोबार में बेहतर हो सकता है, हुकूमत आपके साथ हर वक्त खड़ी रहेगी। अच्छा सज्जिद साहब, ये आज एक सकाफती सरगर्मी भी हो रही है, मुहाजिर कल्चर डे जो है गवर्नर हाउस में मनाया जा रहा है, पहली मरतबा जब से पाकिस्तान बना है पहली मरतबा मनाया जा रहा है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, सिंध हुकूमत इसमें शामिल है या नहीं है? नहीं, ये हुकूमतों तो ये फैसला नहीं करती, एक पॉलिटिकल पार्टी ने फैसला किया हुआ है। हम तो कहते हैं जी पूरे इस मुल्क में रहने वाले हर आदमी पाकिस्तानी है, सिंध में हर रहने वाले को हम सिंधी समझते हैं, उर्दू बोलने वाले भी हमारे भाई हैं, हम उनको सिंधी समझते हैं और हम तो कहते हैं कि जी वो खुद उर्दू बोलने वाले हमारे सिंधी हैं। तो ये उनकी अपनी एक तंजीम ने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन एक रखा हुआ है कोई इवेंट, तो उनकी हुआ है। थैंक यू सर। ये एक शील्ड जी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना है कि हमें मुल्क में मुस्बत तब्दीलियां लानी है, अपने रवैयों तर्ज हुक्मरानी में भी तब्दीलियां लानी है, गैर मुल्की सरमायाकारों ताजरों को काबिल एतमाद माहौल फराहम करना है। चीन समेत कई ममालिक के वफूद ने पाकिस्तान के दौरे किए, हुकूमत ने गैर मुल्कियों के लिए वीज़ा कानून नरम किए हैं। 10 से ज्यादा ममालिक के नुमाइंदे एक्सपो सेंटर आए हुए हैं। शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। उनका कहना है कि गैर मुल्की सरमायाकारों और ताजरों को काबिल एतमाद माहौल फराहम करना है, तामीराती सनत को मजीद बेहतर करना तरजीह है। वो मैं समझता हूँ कॉन्फिडेंस हुकूमतें बढ़ा रही हैं, वफाकी हुकूमत भी और सिंध हुकूमत की भी ये प्रायोरिटी है कि हम जितने भी सरमायाकार हैं, चाहे वो हमारे लोकल सरमायाकार हो या इंटरनेशनल सरमायाकार हो, वो वहाँ पे आएँ। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मैं आपको बताऊं कि यूटोंग जो कि एक बहुत बड़ी चाइना की ट्रांसपोर्ट कंपनी है और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उनसे भी हमारी बातचीत हुई और उन्होंने एग्री किया है कि वो यहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे। जब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसी तरीके से मुख्तलिफ और अभी भी जर्मनी और मुख्तलिफ ममालिक, सऊदी अरब, मुख्तलिफ ममालिक के वफूद यहाँ पे मौजूद हैं, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल उनको ज़्यादा बढ़ा रहा है। मैं आपको एक बता दूं कि सरमायाकारी को और बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए हुकूमत सिंध ने धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन जो है जिसका क़याम किया, वो पूरे पाकिस्तान का स्टेट ऑफ द आर्ट इकनॉमिक जोन जो है वो है और ये वाहिद इकनॉमिक जोन है जो कि सीपेक में शामिल है। और आपको पता है कि पाकिस्तान में सीपेक का खालिक और फाउंडर मोहतरम आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट साहब जो हैं, ये उनका विजन है जो कि पाकिस्तान में सीपेक जो है वो बनाया, वो शुरू हुआ और अब उसी सीपेक के ज़रिए पहला और वाहिद जो है स्पेशल इकनॉमिक जोन जो है वो कायम हो चुका है। उस पर दिन रात काम चल रहा है और यहाँ के सरमायाकारों को और इंटरनेशनल सरमायाकारों को बहुत अहम किस्म की मैं समझता हूँ वहाँ पे फैसिलिटी मिलने वाली है। इसके साथ साथ एक और आखिरी चीज़ कर दूँ कि मैं अभी एक चीज़ को रिवील नहीं कर रहा, हुकूमत सिंध एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट
लेके आ रही है, जिससे जो मेन टारगेट उसकी मार्केट होगी वो हमारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होंगे और एक्सपेट्रिएट्स होंगे। ये पाकिस्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का एक प्रोजेक्ट कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जो है वो शुरू करने जा रही है। वो एक सरप्राइज़ है, वो बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। उससे जिन लोगों में अभी मैं बैठा हूँ, हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाले के एक्सपो वाले हमारे दोस्त, इनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, उसमें बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। और हमारे इंटरनेशनली जो इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे फॉरेनर्स हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा सरप्राइज़ जो है वो हम लेके आने चाह रहे हैं और यह जल्दी इंशाल्लाह अनाउंस होगा। और मैं समझता हूं कि उसके प्रोजेक्ट के आने के बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान एक नए दौर में अपनी एंट्री देगा। पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला बहुत बड़े तादाद में फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो आएगी और मैं समझता हूं कि यहाँ पे लोगों का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अभी भी हुकूमत सिंध इस तरह की जो हमारी कोशिश है नौजवानों को रोज़गार देने के लिए, हम जिस तरह एक ईवी टैक्सीज़ की स्कीम लेके जा रहे हैं, वो आपके नौजवानों को रोज़गार देगी। जो इंडस्ट्रीज़ लगने जा रही हैं उससे आपको रोज़गार मिलेगा। जो हम अभी मैं आप बताया कि एक सरप्राइज़ है और एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हुकूमत सिंध शुरू करने जा रही है, उससे भी आप देखेंगे कि आपके जितने एक बिल्डिंग किसी प्रोजेक्ट में 52 किस्म के आइटम होते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ थोड़ा, तो वो अगर वो 52 आइटम होंगे, वो चीज़ें उसमें शामिल होती है, तो आप ये सोचें कि कितने लोगों को जो है वो रोज़गारों से मुंसलिक है। एक मटेरियल की आपकी फैक्ट्री, आपकी इंडस्ट्रीज पे, उसके पीछे लेबर जो है, और फिर आपके एक पूरी एक्टिविटी शुरू होती है। तो हमें इस तरह की एक्टिविटीज़ को इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि उसमें सरमायाकार से लेकर मज़दूर तक, उस मज़दूर के घर वालों तक की रोज़ी जो है, रोज़ी रोटी वो मुंसलिक होती है। तो हमें इनकरेज करना चाहिए, हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना चाहिए, हमने अपने मुल्क में इस तरह की एक्टिविटीज़ को इनकरेज करना चाहिए। और मैं मीडिया से भी गुजारिश करूँगा कि आप स्पेशली इनको हाईलाइट करें, स्पेशली हमारी शक्लें ना दिखाएं, आप ये चीज़ें दिखाएं, इनके स्टॉल दिखाएं, उस पर आप प्रोग्राम्स करें आपके। क्योंकि जो लोग इस एग्जीबिशन में, मैं कहता हूँ कि पूरे कराची हाइट, पूरे पाकिस्तान से लोग इस एग्जीबिशन में शरीक हों, लेकिन जो लोग यहाँ नहीं आ सकते वो टीवी के ज़रिए देखें, उनको दिखाएं कि जी यहाँ पे किस तरह की एक्टिविटी हो रही है, ताकि लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो। ये हमारे इस वक्त हमें सबसे बड़ी अगर कौम की खिदमत करनी है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की खिदमत करनी है, तो उसमें सबसे बेहतर यही चीज़ है कि हम अपने मुल्क में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें जिसमें इंटरनेशनली लोगों का यहाँ पर रुझान बढ़े। सर ये बताएगा कि सर पिछले 4 से 5 सालों में बहुत सारे जो हमारे इंडस्ट्रीज थे, या तो वो पंजाब केपी की अपनी इंडस्ट्री ले गए या बांग्लादेश चले, खासकर मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो आप उनके वापस लाने के लिए कोई इक़दाम करेंगे कि जो सरमाया यहाँ से चले गए वो वापस आए और उसी तरह काम करें जिस तरह वो पहले कर रहे थे? देखिए जी, शुरू में यहाँ पे फसादात कराए गए थे सिंध में, और फसादात का मकसद ये था कि यहाँ से इन्वेस्टमेंट जाए। अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टमेंट फसादात के बाद गई। तो सबसे बड़ी चीज़ थी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ज़रा जो आपके स्ट्रीट क्राइम्स हैं वो पूरी दुनिया में है, उसको मैं डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन उस पर हुकूमत काम करी। लेकिन आपके बड़े फसादात और दहशतगर्दी के वाक़यात अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हुकूमत सिंध ने कंट्रोल काफ़ी हद तक किया है। तो हम ये चाहते हैं कि वही एक एटमॉस्फेयर था जिससे लोग बाहर गए थे। आज भी मैं आपको बता दूं, पूरे पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान हमारा मुल्क है, कोई खैबर पख्तूनख्वा में इन्वेस्टमेंट करता है या पंजाब में करता है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आज भी हर कारोबारी शख्स, हर इंडस्ट्रियलिस्ट ये समझता है कि अगर पाकिस्तान में फैक्ट्री जगह लगाने की सबसे बेहतरीन जगह है तो वो या वो कराची है, या वो धाबेजी है, या वो नूरियाबाद है। उसकी वजह भी बता दूं क्यों है। वजह यह है कि अगर आपने कोई भी सामान, आपने टेक्सटाइल की बात की, टेक्सटाइल है या कोई भी बिल्डिंग मटेरियल, अगर आप यहाँ बनाते और आपने एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट करने के लिए पोर्ट कराची में है, और अगर आप किसी और जगह पे इंडस्ट्री लगाते हैं तो वहाँ से उस सामान को कराची तक लेके आने के लिए जिस तरह का फ्रेट महंगा है, जिस तरीके की किराए महंगे, तो उसको हर कारोबारी शख्स को वो सूट नहीं करता। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक साजिश के तहत कराची से जो है वो इस तरह के बिजनेसेस को बाहर भेजा गया। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि जो हमने एनवायरनमेंट इस तरह क्रिएट कर दिया है, हुकूमत सिंध जिस तरीके से संजीदगी के साथ इन सारी चीज़ों में कोशिश कर रही है, हमारे कहे बगैर
पूरे पाकिस्तान से इंडस्ट्रीज इंशाअल्लाह ताला, ना सिर्फ पाकिस्तान से पूरी दुनिया से इंडस्ट्रीज जो हैं इंशाअल्लाह ताला कराची में आएंगी। ना करूँ लेकिन दूसरी तारीफ जो पॉपुलर लीडर है इमरान खान, वो तो सिविल नाफरमानी की और सरमायाकारी रोकने की बात कर रहा है। दूसरी बात कि सरमायाकारी करने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए बिजली, गैस, पानी, बुनियादी चीज़ें तो बड़ी अहम है, तो वो तो वफाक दे नहीं रही आपको, तो शुरू में अपने कैसे आप? देखिए जी, दो सवाल। पहले आपने कहा आपका फेवरेट टॉपिक आप लेके आए इमरान खान का। देखिए जी, कल अच्छे माहौल में बातचीत हुई है ऑपोजिशन के साथ, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से यही कह रही है कि भाई दुनिया में हर कॉन्फ्लिक्ट का जवाब और रेजोल्यूशन जो है वो डायलॉग से होता है। तो जो पीटीआई पहले नखरे कर रही थी कि नहीं हम इससे नहीं उससे डायलॉग करेंगे, उससे नहीं उससे करेंगे, तो अब वो तो उस लाइन पे तो आ गए। अच्छी बात है, मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पीटीआई को, की लीडरशिप को, कि देर आए दुरुस्त आए और वो ये समझते हैं कि डायलॉग, और वो भी पॉलिटिकल सियासी लोगों से डायलॉग ही उनके लिए सॉल्यूशन है, और अप्रिशिएट भी करते हैं। हाँ, जहाँ तक अगर 9 में जैसे वाक़यात हैं तो उस पर भी हम चाहते हैं कि जिसने भी 9 में जैसे वाक़यात में जो शरीके मुजरिम रहे, शरीके जुर्म रहे, वो अपने उस गुनाह, अपनी उस गलती का खमीज़ा भुगतें। अगर कानून ये कहता है कि मुझे आपकी गाड़ी नहीं जलानी चाहिए तो मुझे नहीं जलानी है, और अगर मैं जलाता हूँ तो इसका मकसद है कि या तो मैं गाड़ी भर के दूँ, या तो मैं उसका जो है वो जो मैंने गुनाह किया उसकी मैं सज़ा पूरी भुगतूँ। ये तो नहीं हो सकता कि जी किसी एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाए और पूरे मुल्क को आग लगाने की बात कर लें। और इसी में मैं आगे बढ़ा हूँ कि लोगों ने कहा कि जी किसी ने मिलिट्री कोर्ट्स पे भी एतराज़ात, कोई इंटरनेशनली भी आए हैं और ये भी आए। देखिए मेरी बात सुने, एक तो ये इंटरनेशनली, वो तो आपके सवाल से पहले ही मैं कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, और पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में मैं समझता हूँ किसी और को दखलंदाजी देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन दूसरी बात ये, अगर यहाँ पे आपको पता है कि थानों पे भी जुरिडिक्शन होती है। अगर आप एक थाने के हद में क्राइम करते हो और दूसरे थाने में चले जाते हो, वो बोलते नहीं यार ये मेरा थाना नहीं, ये फलाने का थाना है। इसी तरीके से हर एक जुरिडिक्शन है। अगर आप सड़क पे कोई आम सड़क पे काम करोगे तो उस इलाके की पुलिस करेगी काम, लेकिन अगर आप कोर कमांडर हाउस में घुसोगे, GHQ में घुसने की बातें करोगे और बाकी जगहों पे घुसोगे, तो ज़ाहिर है वो वहाँ टेरिटरी अलग होती है, वहाँ फोर्स अलग होती है। ज़ाहिर है GHQ में मिलिट्री पुलिस होती है, इसी तरीके से कोर कमांडर हाउस में भी मिलिट्री पुलिस होती है। अगर वहाँ आप घुसोगे, वहाँ पे तोड़ फोड़ करोगे तो केस उनकी अदालत में चलेगा ना। अगर मेरे घर में कोई घुसेगा खुदा ना खास्ता, तो मुझे तो सेल्फ डिफेंस में बहुत ज़्यादा राइट्स हैं, मैं सेल्फ डिफेंस में बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो वो मेरे घर में तो मेरा कानून चलेगा ना। मेरे घर में कोई और कानून तो नहीं चल सकता कि मेरे घर में कोई घुसे, मेरे घर में तोड़ फोड़ करे और मैं उसको बोलूँगा नहीं यार चल जाओ। तो ये जिन जगहों पर वो घुसे हैं और अगर वो इंस्टॉलेशंस उनकी है, वहाँ पे सिक्योरिटी उनकी है, तो डेफिनेटली वहीं पे वो चीज़ें चलेंगी। हम लोग सियासतदानों के किसी भी इस तरह के, हम नहीं चाहते कि सियासतदानों के जो है वो सियासी केसेस जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में चले। लेकिन अगर किसी क्रिमिनल ने कोई दहशतगर्दी की है और क्रिमिनल की दहशतगर्दी अगर उस ज़मरे में आती है तो उसका केस डेफिनेटली मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलेगा। जहाँ तक आपने बात की बिजनेस की, पानी, बिजली, गैस, देखें मैं फिर कह रहा हूँ, और ये मेरा सियासी बयान नहीं है, इन चीज़ों के लिए अगर किसी ने विजन रखा है तो मुल्क में वाहिद सियासी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसने हमारे मुल्क में कारोबार के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए और कारोबारी अफराद की फैसिलिटीज़ के लिए कोशिशें की हैं। मैं फिर बता रहा हूँ कि $1 बिलियन से ऊपर थर कोल पे खर्च किया है हुकूमत सिंध ने, ताकि थर के कोयले से एनर्जी बन सके। और आज पूरे पाकिस्तान के इकनॉमिस्ट, आज पूरे पाकिस्तान के जो है बहुत बड़े जो है फाइनेंशियल एडवाइज़र भी इस चीज़ पे आ गए हैं कि जी अगर सस्ते में सस्ती बिजली पैदा हो सकती है तो वो कोयले से हो सकती है। और कोयला पाकिस्तान में थर पारकर में कोयला है, तो थर पार के कोयले से आज पूरे पाकिस्तान को सस्ती बिजली कौन प्रोवाइड कर रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध कर रही है, और कोई हुकूमत नहीं कर रही है। इसी तरीके से
हमने विंड पावर से भी हम बिजली पैदा कर रहे हैं, नूरियाबाद से भी हमने बिजली पैदा करके किसको दे रहे हैं, के इलेक्ट्रिक को दे रहे हैं। क्यों के इलेक्ट्रिक को दे रहे हैं? भाई आप नेशनल ग्रिड मिला। और अभी भी थर्ड पार्टी के कोयले से जो हज़ारों मेगावाट बिजली पैदा हो रही है वो कहाँ जा रही है? वो कोई सूबे में हमारे पास नहीं जा रही, वो नेशनल ग्रिड में जा रही है। तो अब नेशनल ग्रिड को भी हम ये सर्विस दें। और हम क्या चाहते हैं कि थर्ड पार्टी के कोयले से और बिजली पैदा हो, बिजली और सस्ती, और वो उस सस्ती बिजली से मजीद कारखाने लग सकें, उस सस्ती बिजली से लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों के मसाइल हल हो सके। इसी तरीके से हम हर सेक्टर में, जब जाहिर है जो वफाकी हुकूमतों के रोल है वो वफाकी हुकूमतें देखना है, अपने टैरिफ को देखना है, लेकिन हर सेक्टर में हुकूमत सिंध ये कोशिश कर रही है, हुकूमत सिंध अपना रोल प्ले कर रही है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, कि ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि पूरी दुनिया भर के कारोबारी अफराद और पाकिस्तान में मौजूद जो कारोबारी अफराद हैं वो अपना काम एक पीस ऑफ माइंड के साथ, सस्ती यूटिलिटीज़ के साथ कर सकें, ताकि कारोबार को बढ़ाया जा सके। हुकूमत तो पीटीआई से संजीदगी के साथ मुज़ाकरात कर रही है, लेकिन साबिक सदर आरिफ अलवी का ये बयान आया है कि हमें मुज़ाकरात इनसे नहीं उन कुव्वतों से करने चाहिए जो इक़्तिदार में इनको लाए हैं। क्या समझते हैं कि आपके साथ मुज़ाकरात इनका नहीं होने चाहिए? आरिफ अलवी साहब से पूछें कि आप इक़्तिदार में खुद कैसे आए थे और आप सदर किस तरह बने थे 2018 में। तो आरिफ अलवी, मैंने कहा ना कि जी आधा तीतर आधा बटेर, कुछ लोग मुज़ाकराती टेबल पर बैठे हैं और आरिफ अलवी साहब जैसे लोग जो हैं वो इस तरह के खामाखाई सियासी शोशे छोड़ते हैं। वो क्योंकि वो चाहते ही है ना कि उनका लीडर जेल में रहे, मुज़ाकरात ना हो तो कि उनका लीडर जेल में रहे और पीछे वो अपने मज़े करते रहे, उनकी दुकान चमकती रहे। आरिफ अलवी साहब, आप खुद जो है, आपको ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए कि आप अपने लीडर की रिहाई के लिए कोशिशें करें। इनके बाद आपका, अच्छा पहले आप मेरे से सवाल लीजिए। तजियाकारों का कहना है कि 20 जनवरी से पहले आपको हुकूमत को खान साहब को रिहा करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप जिस वक्त आएंगे उससे पहले ये डील फाइनल की तरफ जाएगी। क्या इत्तलात है आपके पास इस हवाले? मेरे ख्याल से आपकी इत्तलात गलत है जी। अच्छा शहीद साहब, एक मिनट उनका लास्ट कर लें विजिट पे। के हादसा बढ़ते जा रहे हैं। जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो मालूम होता है कि जो लगी मशीनरी डंपर वगैरह अपने जो नंबर प्लेट है उसकी शिनाख्त नहीं हो पाती, जाली नंबर पे शो होता है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि उन्होंने धमकी दी है प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि ऐसा जो उनकी पाबंदी का टाइम लगाया है, अगर वो खत्म नहीं किया गया तो वो दमादम मसला करेंगे और पूरा शहर बंद कर देंगे। तो कोई भी आके चैलेंज कर देता है गवर्नमेंट की, क्या होने जा रहा है? उनकी शिनाख्त देखिए जी, जो आपने ये हैवी ट्रैफिक की बात की, ये सीरियस इशू है और इसमें 2-4 चीज़ें हैं। एक हद तक मैं कहूँ कि जी अनफॉर्चुनेटली पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस का हुसूल बहुत आसान बन गया है, जो कि इतना आसान नहीं होना चाहिए। अंडर एज लोग ड्राइविंग करना नहीं होना चाहिए, जुर्म है। और ये भी मैं बता दूँ कि जो अगर इस चीज़ को सुन रहा है, अगर आप बग़ैर लाइसेंस के या अंडर एज हो के ड्राइविंग करते हो, अगर आपसे खुदा न खास्ता किसी की मौत हो जाती है तो वो कत्ल का पर्चा आप पे कटेगा। लेकिन अगर आप लाइसेंस याफ्ता हो, लाइसेंस आपके पास है और खुदा न खास्ता किसी एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाती है तो वो एक्सीडेंट तस्वर होता है। तो आप अपने आप को उस कत्ल की चीज़ से बचाएं। और जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, मैं पूरे पाकिस्तान में जितनी भी ड्राइविंग लाइसेंस की इशूइंग अथॉरिटीज़ हैं, खुदा के वास्ते, अल्लाह ताला के वास्ते, बराए मेहरबानी लाइसेंसेस इशू करने से पहले उन लोगों की जो है प्रॉपर टेस्ट लें, उनके कवानीन जो है उसको फॉलो अप करें। बराए मेहरबानी इतना आसानी से जो है वो लाइसेंसेस का इशू जो है इजरा जो है वो सोसाइटी के लिए ख़तरनाक है। उस पर हुकूमत सिंध ने सीरियसली एक्शन लिया है, सिंध पुलिस जो है वो सीरियसली एक्शन ले रही है। मैं उम्मीद करता हूँ पूरे पाकिस्तान के लोग करेंगे, पूरी पाकिस्तानी गवर्नमेंट करेंगी। और जो हमारे पास यहाँ पे ट्रक डंपर आते हैं वो आधे से ज़्यादा या मेजॉरिटी यहाँ पे रजिस्टर्ड ही नहीं होते, वो मुख्तलिफ़ जगहों पे रजिस्टर्ड होते हैं और फिर उनके पेपरों की वेरिफिकेशन भी हमारे पास अभी तक ऑनलाइन सिस्टम नहीं है। फिर उन लोगों की ड्राइवरों के भी लाइसेंसेस के इशू हैं। तो ये चीज़ें एक अगेन इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टास्क, वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी इस पर डिपेंड करती है। इस पर सारी सूबाई हुकूमतों ने अपना रोल प्ले करना होगा और इस तरह की चीज़ों को डिस्करेज करना होगा जहाँ से कोई इशू पैदा हो। लास्ट क्वेश्चन करना आजकल जो है वो बड़ी सिस्टम सिंध के अंदर तोड़ने की बात की जा रही है कि आर्मी चीफ को बता दिया गया कि सिंध के अंदर एक सिस्टम है जो इसकी तरक्की के अंदर जो है हायल है। तो क्या इस हवाले से कोई सिस्टम के ऊपर कोई ऐसा है कोई सिस्टम जो तोड़ा जा रहा है? मुझे किसी सिस्टम का इल्म नहीं है जी।
लास्ट क्वेश्चन कर आखिरी में आप हो जाएगा भाई पहला। हाँ ईवी बसों को आना है तो किन मराहिल में कब तक कराची पहुंचेंगे, क्योंकि सेनेटर जो शेर रहमान है उन्होंने बताया था। देखिए जी, ईवी बसेस पे हुकूमत सिंध अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग में हमारा प्रपोजल जा रहा है। अभी 100 बसेस और का आ रहा है और फिर मजीद भी आएंगी। अच्छा सर, ये 27 सर, हॉल 2 बेनज़ीर भुट्टो की बरसी है, तो सुना है सीईसी का इजलास पीपल्स पार्टी ने मुलतवी कर दिया है, कोई बैकडोर बातचीत हुई है सदर साहब और वज़ीर आज़म के दरमियान, कल की मुलाकात में कोई ब्रेक थ्रू हुआ है? देखिए सीईसी की मीटिंग हमने अनाउंस ही नहीं की थी कि आप बोलेंगे कैंसिल हुई है, तो वो भी एक मफरूज़े के तौर पर है। हाँ, थैंक यू।